हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, आपने पिछले जो भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आपने देख लिया है। आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कुछ जानी पहचानी लग रही, याद है? हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में। और अब हम इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। देखो, अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है बेसिकली, अब हमारा एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब एक रिवीजन कह लो, ठीक है ना, एक रिवीजन कह लो, ठीक है। देखो, ये चीज़ आप पहले सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? हम केवल यहाँ पे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ओके, वास्तविक संख्याओं को हमने पहले दो पार्ट में बांट दिया, दशमलव, बिना दशमलव। फिर हमने कहा सर दशमलव में हमारी तीन तरीके की आती हैं, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर ये शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को मिलाकर के हमारी बनती है परिमेय संख्या, ठीक है। और अशांत आवर्ती दशमलव से हमारी बनती है अपरिमेय संख्या, जो कि आपका ये मेन टॉपिक है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। देखो, तो आपने कहा सर अब थोड़ा सा हम बेसिक सा हम डिटेल दोनों के बारे में समझते हैं। बेसिक हमारा अब ये मेन टॉपिक है, परिमेय अपरिमेय। इसके पहले मैंने बहुत सारा डिटेल में फर्स्ट वाली वीडियो में आपको समझ में आया होगा। चलो देखो, नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां पर देखो, ठीक है। आपने कहा सर परिमेय संख्या क्या होती है? तो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है कि भाई वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या, ध्यान समझना है यहाँ पे, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि अभी इसका मतलब है, ठीक है ना। देखो, तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। और यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, तथा हमारा जो Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? Q जो हमारा है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर जैसे 4/5, ठीक है ना, 1/5 या 2 भी कह लो, तो 2 भी हमारी क्या है? 2 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब भाई 1 हमारा 0 के बराबर कहाँ है? आ रही बात है समझ में? अच्छा, मैंने कहा सर क्या 0 भी हमारी परिमेय संख्या है क्या? हाँ भाई, 0 भी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1, 1/1 का कोई मतलब नहीं होता। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो ये हमारी क्या सी है? ये हमारी सारी की सारी परिमेय संख्या है। अच्छा, आपने कहा सर परिमेय संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्या ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्या? देखो, जैसे मैंने कहा सर 0.243, क्या ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्या? ऑब्वियसली बात है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। और इसको भी हम अगले वाले टॉपिक में, अगले वाले अपने पोर्शन में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। ओके सर, आ रही बात समझ में? तो हमने कहा सर 0.243 जो है वो भी हमारी एक परिमेय संख्या है, या फिर 4.151515 डैश डैश डैश, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अरे सर इतनी बातें समझ में, है ना? बहुत मजेदार चीज है ये, ठीक है ना। अभी हम इसको अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। अच्छा सर, हमने परिमेय संख्याओं के बारे में समझ लिया, आगे बात समझ में। चलो अब से थोड़ा सा समझते अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ओके, तो अपरिमेय संख्या जिन्हें हम सिंपल क्या कह सकते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली बात है, नहीं लिख सकते। अब ये चीजें हम नोट डाउन करते चलो, है ना। नहीं लिख सकते तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझना कि आपका जो P है, ठीक है, P तथा Q, यहाँ पे दोनों क्या है? P तथा Q दोनों आपके क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक आप पढ़ चुके हो, है ना, स्टार्टिंग के वीडियो आप देखो तो आपको ये सारी चीजें जो वर्ड्स यहाँ पे लिख रहे हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, पूर्णांक है हमारा। अच्छा, जैसे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा सर √2, ठीक है, मैंने कहा सर √3, मैंने कहा सर √4। अरे सर √4 तो हमारी परिमेय संख्या है। कैसे? देखो, अब जो समझदार बच्चे होंगे ना वहां पे ये बात समझ गए। देखो बच्चों, कैसे भाई? आपने कहा सर √4, आप कैसे कह रहे हो कि √4 हमारी परिमेय संख्या है? देखो, √4 है तो √4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 लिख सकते हो। 2 × 2 बाहर निकल गया, तो ये रूट के अंदर कहाँ है? बाहर निकल गया ना। तो √4 हमारी एक परिमेय संख्या, इसलिए हम यहाँ पे √4 को नहीं लिखेंगे। आगे बात समझ में? तो √3, √5 ये सब हमारी कैसी है? ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है ना। इवन हमारा जो पाई है, पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि सर माइनस का √3/√2 ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। सब बातें आप नोट करते चलो, ठीक है।
फिर मैंने कहा सर अब मेरे पास ये कैसा नंबर है, कैसा 0.1257616789 इस तरीके से। तो अब देखो इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो अगर पैटर्न नहीं बन रहा है तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। आगे सर बात समझ में। अब सर हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, हमें पढ़ना क्या है सर, हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो हमें पढ़ना क्या है। देखो जी हमें पढ़ना क्या है, हमें बेसिकली आपको ये बेसिकली प्रूव करना है कि सिद्ध करो, है ना, सिद्ध करो, है ना, कि √2 या √3 या √2 + 2, है ना, या मतलब इस तरीके से आप मेरी बात समझ रहे हो, या √2 बटे √3, है ना। ये सारी की सारी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा यही है कि ये सब हमें सारे के सारे हमें ये प्रूव करने होंगे कि प्रूव करो कि सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्या है। ओके, हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है। आप इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया, मिटाया जाए, चलो सर मिटाते हैं। कर लिया, ओके। देखो अब यहाँ से एक बात मेरी समझना, अब अगर आपको करना है प्रूफ, तो प्रूफ करने से पहले हम कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ों के बारे में समझेंगे। और अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने नहीं समझा, मतलब कि अभी हम जो बताने जा रहे हैं, अभी आपने इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने नहीं समझा है, तो आपको फिर ये जो आपका जो एक्सरसाइज है इसमें प्रूव करने वाला है ना, परिमेय संख्याओं को, ये फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो सर समझना क्या है, देखो आप यहाँ से एक बात समझो, आप यहाँ पे एक कुछ टर्म समझते हैं। जैसे हमारा एक पहला टर्म है सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होता है सर, जानते होंगे कुछ बच्चे। देखो क्या होता है सह अभाज्य संख्या, क्या होती है कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म, हमेशा जब भी आप बात करोगे सह अभाज्य की तो आप क्या मानोगे, हमेशा दो संख्या को मानोगे। ठीक है ना। तो ऐसी दो, बात मेरी ध्यान से सुनना, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ठीक है, जिसका एक, है ना, जिसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो 1 हो या तो -1 हो। बात आ रही समझ में, या तो 1 हो या तो -1 हो। तो मैंने क्या कहा सर, आप इस बात को ध्यान से लिख लो, ये चीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको ये सह अभाज्य संख्या अगर समझ में आ गई तो आपका ये जो प्रूविंग वाला पोर्शन है ना, सिद्ध करो √2, सिद्ध करो √3, सिद्ध करो ये, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो तो इसको आप जल्दी से लिख लो, है ना। ओके, ये रहा बच्चे आपका डेफिनेशन। ठीक है, क्या है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 या -1 होता होगा, ठीक है ना, तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 1 और 3, ठीक है ना, 1 और 3 हमारी सह अभाज्य संख्या है। आपने बोला सर कैसे, देखो अगर आपने कहा सर 1, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो, 1 गुणे 3 लिख सकते हो। अब इनका जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन है, तो ये बताओ इनका जो उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ, बात समझना, समझते चलना आप यहाँ से, ठीक है ना। इनका जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, 1 है, और कुछ है क्या इसके अलावा, नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये बात आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेरिवेशन में। आपका ये जो प्रूविंग वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, बहुत आसानी से समझेंगे आप, बस मेरे साथ बने रहो, पेन और कॉपी निकाल के सब सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलो। ठीक है, तो आपको सर उभयनिष्ठ जो सह अभाज्य संख्या है वो समझ में आ गई। अच्छा, मैंने कहा सर एक और हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा सर -3 और 2, क्या सर ये भी हमारी एक सह अभाज्य संख्या है? हाँ भाई ये भी है। 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 गुणे 3, ठीक है। और आप या फिर ऐसे समझ लो। और आपने ये कहा कि सर हमारी जो एक मिनट कुछ और ले लें। जैसे हमने कहा -2, ठीक है, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, या माइनस मतलब हो, कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा सर चलो ठीक है, यहाँ से भी माइनस हटा देते हैं। फिर मैंने कहा सर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 ये भी लिख सकते हैं। इनका उभयनिष्ठ क्या आएगा, 1 ना। तो 2 और 3 हमारी, 3 और 2 हमारी कैसे हुई, एक हमारी सह अभाज्य संख्या होंगी। अच्छा, मैंने कहा सर कि ये बता दो, अच्छा क्या 2 और 4 भी हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? आपने कहा सर क्यों नहीं, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 1, ठीक है। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, 2 है कि नहीं, 2 है। तो एक तो है ही,
एक तो है ही, साथ में एक के साथ साथ दो भी है, तो केवल और केवल एक होनी चाहिए, केवल और केवल उभयनिष्ठ एक होनी चाहिए, कॉमन केवल एक होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम उभयनिष्ठ कहेंगे, यानी कि 2 और 4 हमारी उभयनिष्ठ नहीं है। आगे बात समझ में? चलो आप मुझे एक और बता दो कमेंट करके कि 6, या चलो बहुत छोटा दे रहे हैं हम, तो ये 36 और 25, ये आप मेरे को बता दो कि ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ सअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, कर दिया। चलो देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें सर इतनी बातें समझ में आ गई कि हमारा जो सअभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती है, आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से अब एक चीज़ और समझो, ठीक है ना। एक आपको प्रमेय समझना है, वो प्रमेय क्या है, तो हम एक प्रमेय की बात करेंगे। एनसीईआरटी आपका एक प्रमेय बोलता है और बोलता है कि इस प्रमेय के ही बेसिस पर हमें अपने इस एक्सरसाइज, ये जो भी हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, इस एक्सरसाइज को हमें करना है। ओके ना, चलो एनसीईआरटी। ओके, तो अब सर ये देखो प्रमेय क्या बोलता है, ये कहता है कि मान लिया हमने, क्या बोल रहे हैं भैया आजकल हम, माना है ना, माना P एक अभाज्य, ठीक है, P एक अभाज्य, ओके, अभाज्य संख्या है। मान लिया मैंने सर कि मेरे पास एक P है और P मेरी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तथा A जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। ये जो है एक धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। P भी हमारा कोई भी एक अभाज्य संख्या हो सकती है, 2, 3, 5 इस तरीके से, और ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शायद 3 भी हो सकता है, शायद 4 भी, शायद 5 भी, शायद 6, कुछ भी हो सकता है ना। बस मानने, जहां भी बोलता है मानने के लिए बस आप तुरंत चुपचाप मान लिया करो, आप ये मत दिमाग लगा करो। अच्छा हाँ, लेकिन थोड़ा सोचना जरूरी है। चलो अच्छा, तो अब देखो क्या कहता है, यदि मान लो अगर हम ये कहें कि यदि देखो, यदि अब P जो है, यदि P, ठीक है ना, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब जो P होगा, P a को भी विभाजित करेगा। ये आपका प्रमेय है और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपने कहा सर कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते तो मजा आ जाता। आपने कहा सर P, मान लो कि P आपके पास मान लो 3 है, ठीक है, P आपके पास क्या है, 3 है, और मान लो कि सर आपके पास A था, A जो है मान लो कि 6 है, ठीक है। अब आपने कहा सर A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या, 6 गुणे 6। तो आपने कहा सर P अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब A स्क्वायर मतलब कि 6 गुणे 6 बटे 3, तो देखो विभाजित कर रहा है ना, पूरा का पूरा ये कट जा रहा है ना, नीचे वाला है ना, 3 दूना 6 मतलब 12, ठीक है। तो अगर जो P जो है अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये जो P है वो A को विभाजित करेगा। अच्छा, A आपने कितना माना, 6 बटे 3 कर दिया ना, विभाजित पूरा का पूरा। आई बात समझ? तो यही आपका प्रमेय। बस फिलहाल ये याद रखना, ये किस तरीके से आता है ये नहीं पूछा जाता कि इस प्रमेय को प्रूव करो, नहीं, बस केवल आपको इतना याद रखना है कि यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, तब P जो है वो A को भी विभाजित करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आते हैं सर अपने मेन टॉपिक पर। अब बात समझना, ठीक है। अब हमें सर समझना है कि सर हम कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव कर दिया जाए √3 को हम अपरिमेय संख्या कैसे बता दें। वो तो हमें पता ही है कि √3 हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सर कैसे। अब यहाँ पे मेरी बात समझना, देखो ओके सर, समझते हैं इस टॉपिक को। देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये चीज, है ना, कि किसी भी परिमेय संख्या को, मतलब सॉरी, किसी भी अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारी वो अपरिमेय संख्या अपरिमेय है। बात समझना, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। मतलब हम एक विरोधाभास क्रिएट करेंगे। मतलब हमने कहा सर कुछ और, ठीक है ना, बाद में हम बदल जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में, बात समझो, ऐसे समझो। इसको हम कहते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। बात समझना है, यहाँ पे बहुत आसान है ना। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, ओके ठीक है। ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है, कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन।
ओके सर, अब यहाँ पे आप बात समझना एक, ठीक है। तो बहुत आसान है ये चीज़। आपने कहा सर कैसे प्रूव किया जाए, देखो एक कहानी समझो, एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। एक कहानी सुनते हैं। आपने कहा कहानी, ऐसी कहानी जो आपकी और हमारी लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना, बात समझना, ठीक है। आपके पड़ोसी अंकल हैं, ठीक है, और वो आपके बारे में आपके पापा से, मतलब आप समझ सकते हो क्या क्या बता सकते हैं, हाँ सर भाई साहब आपका लड़का तो ये करता है वो करता है, इतना खेलता है उतना खेलता है, इधर जाता है उधर जाता है, मतलब कुल मिला जुला करके आप समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं अंकल, आप भी समझ रहे हो, ठीक है ना। अंकल जी जो हैं, प्यारे से जो अंकल जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, आपके पापा से, वो भी आप जान रहे हो। चलो, कह दिया, सारी बातें कह दी, ठीक। एग्ज़ाम आपने दे दिया, एग्ज़ाम का समय हो गया, एग्ज़ाम आपने अच्छे से दे दिया, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आया, है ना। रिजल्ट जो है आपका बहुत बढ़िया आया है। अब क्या हुआ कि अब वही अंकल जो थे फिर आपके पापा के पास फिर से आए, और इस बार, अरे सर आपका लड़का तो बड़ा ही मतलब प्यारा सा है, ठीक है, पढ़ने में बड़ा ही अच्छा है, क्या मतलब क्या कह सकते हैं, हीरा लड़का है सर, हीरा हीरा है सर आपका लड़का, है ना। तो अब देखो अंकल ने क्या कहा था, पहले पहले क्या कहा था आपके बारे में, आपके बारे में ये कहा था, सर आपका लड़का तो एकदम एक नंबर का नालायक है, ठीक है, कुछ पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है, बस जहाँ सर हम देखते रहते हैं वहाँ घूमता रहता है केवल। अब क्या कह रहे हैं, अब वही क्या कह रहे हैं, अरे नहीं सर आपका लड़का तो हीरा है, हीरा लाखों में एक है, ऐसा लड़का शायद शायद मेरा होता तो सर मज़ा आ जाता। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर एक अंकल की बातों से ना आपको एक एक विरोधाभास लग रहा है कि अरे अंकल आप तो पहले कुछ और कह रहे थे, अभी तो सर आप कुछ और कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं बच्चे, इसी को हम कहते हैं विरोधाभास। तो अब हम अपने प्रूविंग में जो है ना, हम अपने प्रूविंग में इसी स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, विरोधाभास का हम यूज़ करेंगे। आ रही मेरी बातें समझ में, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ में आया है ना। आपके वो पड़ोसी वाले अंकल और आपकी आपका जो एक रिलेशन बन रहा है ना, कि किस तरीके से वो अपनी ही बात को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपनी ही बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये बात तो, इन्हीं बातों को लेकर के हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं, और बहुत ही मज़े से ये हम प्रूव करेंगे। ध्यान समझना, हम इसको बहुत ही मज़े से प्रूव करेंगे। ओके, चलो सर समझते हैं इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल के लिए हम वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं, और इसको अब हम अगले एक्सरसाइज में हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे ना, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अगर आपको ये कहानी अगर समझ में आई है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। ओके, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ। ओके चलो।